हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ CS चानी और आज हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी से। हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। हमारी 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज से हम कवर करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। 2 पार्ट बचे हुए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। तो इस क्लास में हम दोनों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं और पढ़ते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव और सोसाइटी। कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है? कहते होंगे ना, आपने सुना होगा कॉपरेट करके चला करो, आपस में भाई बहन आप लोग कॉपरेट करके चला करो। कॉपरेट मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करना किसी एक कॉमन पर्पस के लिए। ठीक है, आपकी फर्स्ट लाइन वही बोल रहे हैं, द वर्ड कोऑपरेटिव मींस वर्किंग टुगेदर विथ अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमूल का, आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। कोऑपरेटिव मतलब होता है जैसे आप है, मैं हूं या फिर 10 लोग और है, हमारा पर्पस सेम है। ठीक है, हम अलग अलग करेंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, तो हमने सोचा कि चलो हम सब लोग साथ में आकर कुछ काम करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये हुआ कोऑपरेटिव। ठीक है, फिर उसको ही हमने एक अलग से एक इसका एक्ट हुआ, फिर उसमें हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस डाले, तो उसको हमने नाम दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। मतलब कि मैंने इनिशिएटिव लिया कि ठीक है हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, तो एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। किसी को करना है तो करे, उसमें एसोसिएशन में किसी को आना है तो आए, नहीं आना है तो नहीं आए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। इसमें क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है विथ जॉइन टुगेदर विथ अ मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। एक्चुअली में क्या हुआ था, अमूल जो गुजरात में अमूल है, गुजरात बेस्ड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें मिडिल मैन जो है वो बीच में आ गए थे, तो जिससे फार्मर्स है ना उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। तो गुजरात में इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे और डायरेक्टली हम जो एंड यूजर्स हैं उन तक जाएंगे, मिडिल मैन को हम बीच में से खत्म कर देंगे, उनका कमीशन खत्म कर देंगे, क्योंकि एंड एंड कस्टमर्स तक भी दूध जो है वो महंगा जा रहा है, हमको भी उतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो इस कारण से है कि जो इसके जो मेंबर्स होते हैं, बहुत तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, बहुत तरीके की होती है। तो इनका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, मोटिवेशन, प्रॉफिट अर्न करना तो होता ही है, वेलफेयर करना ऑफ द मेंबर्स, मतलब जो इस सोसाइटी में जो भी पार्ट है उसका वेलफेयर। मतलब कि जैसे मान लीजिए, मैंने अमूल का एग्जांपल ले लीजिए, अमूल में अगर मैं जुड़ना चाहूँ, उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, या फिर अमूल जैसा कुछ और मैं बनाना चाहूँ, तो मैं 10 लोगों ने हमने डिसाइड किया कि चलिए ठीक है हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, तो वो किसके बेनिफिट के लिए होगी, हम सबके लिए होगी। हम जो 10 लोग हैं उनके लिए होगी, क्यों? क्योंकि परेशान हम 10 लोग ही थे। हमें जो अपना जो प्रोडक्ट की कीमत है वो पूरी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए हमने सोचा कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और डायरेक्टली हम एंड कस्टमर तक जाते हैं। दे आर ड्रिवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, है ना। जो मिडिल मैन है, अभी मैंने आपको बताया कि मिडिल मैन के कारण से उन लोगों को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, इस कारण से उन्होंने सोचा कि हम अकेले अकेले अकेले, कहते हैं ना कि एकता में बल होता है, मुट्ठी अगर एक उंगली उतना इफेक्टिव नहीं होती जितनी पावरफुल एक पूरी मुट्ठी होती है। हम लोग अलग अलग जाएंगे, हम लोग अलग अलग अपनी बात कहेंगे, तो वो शायद इतनी इफेक्टिव ना हो पाए इन कंपैरिजन टू कि जितने हम सब लोग साथ में जाकर अपनी बात कहेंगे। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है, एक बार आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। और इसकी एक अभी तो एक मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एक सेपरेट मिनिस्ट्री है इसकी। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंपल होती है, इसमें ज्यादा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती है, बस इसमें 10 एडल्ट पर्सन चाहिए पड़ते हैं। अगर आपको कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है तो उसमें कम से कम 10 लोग अडल्ट 18 प्लस मेजर लोग चाहिए। जो कैपिटल होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो उसके मेंबर से रेज होती है थ्रू शेयर्स ऑफ कैपिटल, थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। मतलब कि आप 10,000 10,000 10,000 करके ले आइए, उसके बदले में आपको कंपनी के कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स मिल जाते हैं। पार्टनरशिप में शेयर्स नहीं मिलते, पार्टनरशिप जो हमने लास्ट क्लास में पार्टनरशिप पढ़ी थी उसमें शेयर्स नहीं मिलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई, कंपनी हुई, तो उसमें शेयर्स अलॉट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक जो सोसाइटी होती है वो डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनैलिटी हो जाती है कंपनी के जैसे। आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन फीचर्स क्या होते हैं, वॉलंटरी मेंबर होती है, कोई फ्री टू ज्वाइन है, अगर आप आकर जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए, नहीं जुड़ना चाहते हो तो मत जुड़िए, कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि नहीं आप ये काम कर रहे हो तो आपको जुड़ना ही है। मेंबरशिप सबके लिए ओपन होती है, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी हो। ठीक है, पर आपको एक नोटिस सर्व करना पड़ता है सोसाइटी से पहले।
All the procedurally a member is required to serve a notice before leaving the society. There is no compulsion to remain a member. जरूरी नहीं है कि आप रहो, आपने अभी जैसे ज्वाइन कर लिया, अगर आप कुछ टाइम बाद छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो सोसाइटी, कोई दिक्कत नहीं है। लीगल स्टेटस मिल जाता है जब आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हो, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन करके आपको एक लीगल स्टेटस मिल जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, उसके मेंबर्स की एंटिटी अलग हो जाती है, और कोऑपरेटिव की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी एक एंटिटी अलग हो जाती है कंपनी की जैसे। द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब आप किसी को स्यू कर सकते हो, सोसाइटी के नाम पर स्यू कर सकते हो। जैसे मेरी एक सोसाइटी है एबीसी कोऑपरेटिव्स, ठीक है, तो मैं अपनी एबीसी कोऑपरेटिव्स के नाम पर स्यू कर सकती हूँ। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरा पर्सनल इसमें काम नाम कहीं नहीं आएगा, सिर्फ जो भी होगा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से ही आएगा, जैसे कि कंपनी में होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की एसेट अलग रहेगी, उनकी लायबिलिटी अलग रहेगी, सब कुछ अलग रहेगा, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसमें एंट्री मेंबर के आने और जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, मेंबर आते हैं जाते हैं, पर जो कंपनी होती है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो परपीचुअल होती है। लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, जैसे पार्टनरशिप में नहीं रहती, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, मतलब कि इसमें आपकी पर्सनल एसेट्स अटैच नहीं की जाती। जो हमने पहली क्लासेस में पढ़ा, इसमें आपकी पर्सनल एसेट भी अटैच कर देते हैं, है ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। पर इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपकी लायबिलिटी उतनी ही रहेगी जितने की आपने अमाउंट एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूट करिए, उतना ही, ठीक है, उतना ही आपको बोला जाएगा कि आप इतना ही रिस्क बेयर करिए। जैसे मैंने 10,000 रुपए का अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो मेरी जो लायबिलिटी है वो भी 10,000 रुपए की ही रहेगी। कोई मेरी पर्सनल एसेट को, मेरी गाड़ी को या फिर मेरे घर को अटैच नहीं करेगा, ठीक है। कंट्रोल क्या होता है, एक जो इलेक्टिंग मैनेजिंग कमेटी रहती है उसका कंट्रोल होता है, एक बोर्ड होता है जैसे कंपनी की जैसे होता है, मेंबर्स को राइट होता है वोट्स का, ठीक है। द राइट टू वोट गिव्स द मेंबर्स, जैसे आप कुछ मैनेजिंग कमेटी कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, कौन मैनेजिंग कमेटी में रहेगा, वो सारे मेंबर्स आपस में डिसाइड करते हैं, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर होता है, हमारे जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, हम जिसको चाहे वो चूज कर सकते हैं, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर रहता है। सर्विस मोटिव होता है, सर्विस मोटिव क्या रहता है कि जो मिडिल मैन की लेयर है उसको हटाने के रहती है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इट्स पर्पस ले एम्फेसाइज ऑन द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड अवेयरनेस। मैंने जैसे बोला कि मेरे जैसे 10 लोग और परेशान हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हम मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, तो एक म्यूचुअल बेनिफिट हो गया ना आपका, ठीक है। The motive of service dominates its working. If any surplus is generated as a result of its operation, it is distributed among member as divided in conformity with bylaws of the society. अगर कुछ हम काम कर रहे हैं उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, अब जैसे आप वो ले लीजिए, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, महिला लघु उद्योग है जो लिज्जत पापड़ है आपका, है ना। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके बाद से कोई प्रॉफिट जनरेट होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम जो काम करते हैं, हम सभी एक साथ इकट्ठा काम करेंगे, ठीक है। हम अपने अपने जो भी हमारा प्रोडक्शन है, जो भी हमारी गाय भैंस है, उनसे हम दूध लेकर आएंगे और हम इकट्ठे एक ही ब्रांड पर सेल करेंगे। अब अमूल है, अमूल में कितने फार्मर्स जुड़े हुए हैं, कितने प्रोड्यूसर्स जुड़े हुए हैं, वो आपको नहीं पता, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, आपको बस पता है कि अमूल है, ठीक है। वो लोग काम कर रहे हैं अंडर द ब्रांड नेम अमूल। ये बायलॉज के अकॉर्डिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बायलॉज ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि आप जब भी सोसाइटी या फिर जो भी कंपनी बनाते हैं उसमें आप सारा लिखा पढ़ी पहले ही करवा लेते हैं कि प्रॉफिट होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, लॉस होगा तो कैसे होगा, एसेट्स कहाँ कहाँ खरीदी जाएंगी, किसका डिसीजन होगा, किसका से कितना होगा, वो सारी चीजें पहले ही होती है। मेरिट्स क्या होते हैं, मेरिट्स इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, जो भी इक्वलिटी होती है, वन मैन वन वोट का से गवर्न करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप कोई कितना भी कंट्रीब्यूट आप कैपिटल करिए, वोटिंग राइट्स इक्वल ही रहते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने 10,000 रुपए कंट्रीब्यूट किए, मेरे साथी वाले भाई ने 20,000 रुपए कंट्रीब्यूट किए, तो ऐसा नहीं है कि मुझे एक वोट का राइट मिलेगा और उसको 2 वोट का राइट मिलेगा, ऐसा नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल, मैंने कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी उसको कोई मतलब नहीं है, मेरा भी एक ही वोट होगा और उसका भी एक ही वोट होगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, आपने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उतनी ही आपकी लाइबिलिटी रहेगी। आपकी जो पर्सनल एसेट है, जो आपका घर गाड़ी है, वो सेफ रहेगा। इनकेस अगर कंपनी पे कोई डेट आता है, कंपनी अगर लाइबिलिटी लिक्विडेशन में जाती है इनकेस, और कंपनी के जो एसेट्स से खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं, जो जिनको भी देनदार हैं उनके पैसे पूरे नहीं हो पाते हैं, तो आपकी पर्सनल एसेट पर कोई भी बात नहीं आएगी। स्टेबल एग्जिस्टेंस रहता है, जैसे पार्टनरशिप में नहीं होता, कोई भी आए कोई भी जाए, इसकी जो परपिचुअलनेस है, इसकी जो स्टेटस है वो परपिचुअल रहता है। कोई भी बैंकरप्ट हो जाए, कोई भी मानसिक रूप से कोई भी कैपेबल नहीं हो काम करने के लिए, कोई भी मेंबर हो, तो उससे
कोऑपरेटिव सोसाइटी की कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, द मेंबर्स जनरली ऑफर ऑनररी सर्विस टू द सोसाइटी एज अ फोकस एलिमिनेशन। मैंने आपको वही अमूल का एग्जाम्पल दिया, मिडिल मैन का को रिमूव करने का एक मोटिव ही यही था कि कॉस्ट रिड्यूस करना। द कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स देमसेल्फ आर मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड हेंस द रिस्क ऑफ बैड डेट इज लोअर। मतलब कि प्रोड्यूसर, मतलब जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ वो भी सोसाइटी का मेंबर है और जो कंज्यूम कर रहा है वो भी सोसाइटी का मेंबर है, किसी किसी में होता है, तो बैड डेट की बात ही नहीं आती। सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, इनको लोअर टैक्स होता है, सब्सिडी मिलती है, इंटरेस्ट रेट इनको कम ब्याजों पर लोन मिल जाता है ना, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है। इजी ऑफ फॉर्मेशन, आपको ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं करती हैं, आपको मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए रहते हैं और आपकी जो सोसाइटी है, कॉर्पोरेट सोसाइटी है, वो इजिली फॉर्म हो जाती है। लिमिटेशंस क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, क्यों? क्योंकि कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेंबर से ही होता है। मेंबर्स अगर 10 ही होंगे तो 10 ने 5-5 हज़ार रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं तो उतनी एक लिमिटेड ही आएगी। डिविडेंड भी एक स्लो रेट पर होता है, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं इसमें। इफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, वही हम पार्टनरशिप में पहले पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को। 10 लोग हैं और कोई ज्यादा एम्प्लॉय नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उन 10 लोगों को ही सारी चीजें आए, बहुत सारी एक्सपर्टीज मांगती है, कोई बिजनेस होता है वो बहुत सारी एक्सपर्टीज मांगती है, तो जरूरी नहीं कि वो 10 लोगों के पास सारी एक्सपर्टीज हो, ठीक है। कॉर्पोरेट सोसाइटीज आर अनेबल टू अट्रैक्ट और एम्प्लॉय, क्यों? क्योंकि उनकी अनेबल टू पे देम, ज्यादा कुछ प्रॉफिट उनको रहता नहीं है तो उनको ज्यादा देने में वो कैपेबल नहीं होते हैं, तो एक ऐसा क्यों? क्योंकि ऑनररी सर्विस, ऑनर के लिए मतलब एक वॉलंटरी बेसिस पर सर्विस परफॉर्म करते हैं, प्रोफेशनली क्यूब्ड नहीं होते इनके पास, तो इनके पास एक लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होती है। लैक ऑफ सीक्रेसी होती है, क्यों? क्योंकि ओपन डिस्कशन होता है, जो भी मेंबर्स होते हैं उनके साथ, जैसे 50 मेंबर, 50 के साथ पूरा डिस्कस जो भी चीज हो रही है, क्योंकि हर एक मेंबर को इक्वल वोट मिलता है तो सारे मेंबर्स को सब चीज जानने का राइट है, तो सीक्रेसी भी मेंटेन नहीं हो पाती है। गवर्नमेंट कंट्रोल भी रहता है, क्यों? क्योंकि आपके जैसे आपके बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे आपकी ऑडिटिंग करना है, आपके अकाउंट्स सबमिट करना है, तो वो सब करना है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। इंटरफेरेंस इन दी फंक्शनरीज ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन through the control exercised by the cooperative departments also negatively affects its freedom। एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, आप ऐसे अकाउंट्स मेंटेन करिए, आप ऐसे अकाउंट्स मेंटेन करिए, तो ये सब भी कहीं ना कहीं फ्रीडम को इफेक्ट करते हैं। डिफरेंस इन ओपिनियन, बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो डिफरेंस इन ओपिनियन रहता है, ये सारे हम पार्टनरशिप में पढ़ चुके हैं, वही चीज है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कितने कितने तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है। पहली है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्यों कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी? मतलब ये सोसाइटी फॉर्म होती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। The members comprise of consumers desire to obtain a good quality product at reasonable prices। मतलब इनका मेन एम होता है कि हमको अच्छा प्रोडक्ट मिले और एक रीजनेबल प्राइस पर मिले। इसका सभी का ही मेन एम होता है मिडिल मैन को हटाना, टू अचीव इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इकोनॉमी मतलब कम रेट, मतलब अफोर्डेबल प्राइसेस। It purchases goods in bulk directly from the wholesalers and sell goods to the members, thereby eliminating the middleman। जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, सोसाइटीज जो है इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली वहां से परचेज कर लेते हैं और अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मिडिलमैन, क्यों? क्योंकि अगर आप एक शॉप से लेकर आओगे तो शॉप वाले का भी कमीशन रहेगा, वो भी अपना चार्जेस जोड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो एक पूरे दुकान मेंटेन कर रहा है, उसके भी वर्कर्स हैं, उसका भी बिजली का खर्चा है, उसका भी पानी का खर्चा है। यही आप अगर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से लेके आओ, जहाँ से जो चीज सामान बन रहा है वहां से लेके आओ, तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम पड़ेगा, प्रॉफिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रॉफिट्स इन एनी वे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इधर, जो जितने भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उस पर हो जाता है। परचेज एंड सेल, वो उनके बायलॉज में लिखा रहता है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अमूल, अमूल अमेजिंग कोऑपरेटिव वेंचर्स है। एवरी डे अमूल जो है वो कलेक्ट करता है 4,47,000 लीटर्स ऑफ मिल्क फ्रॉम 2 मिलियन, मतलब कि 20 लाख फार्मर से भी ज्यादा, मेनली इलिटरेट, जो कि पढ़े लिखे नहीं है। फिर वो उस मिल्क को एक ब्रांडेड पैकेजिंग में कन्वर्ट करता है एंड डिलीवर गुड वर्थ ₹6 करोड़ टू ओवर 5 लाख रिटेल आउटलेट। ये जो हमको सामान आता है अमूल का, जो हमको दूध मिलता है, वो डायरेक्टली अमूल से आता है, कोई मिडिलमैन नहीं है इसमें। ये दिसंबर 1946 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। अमूल कह सकते हैं आजादी से पहले एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स ने किया था, क्यों? क्योंकि
हमको इंटरमीडिएटरी मतलब कि जो मिडिल मैन है उससे फ्री होना है, हमको डायरेक्ट मार्केट में जाना है, हमको अपने रिटर्न मैक्सिमाइज करने हैं, ठीक है। बेस्ड इन द विलेज ऑफ आनंद, गुजरात में एक विलेज है आनंद, वहाँ पे खादी डिस्ट्रिक्ट मिल्क कॉर्पोरेशन यूनियन, जिसको हमने अमूल शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया, वो एक एक्सपैंड हो रहा है एक्सपोनेंटली, बहुत ज़्यादा स्तर पर एक्सपैंड हो रहा है। इट जॉइंट हैंड्स विद अदर मिल्क कोऑपरेटिव, जैसे गुजरात नेटवर्क भी इसमें जुड़ गए और भी सारे छोटे मोटे मिल्क मिल्क प्रोड्यूसर्स है वो भी इसमें जुड़ गए। एक अमूल जो है वो मैंने आपको बताया ना, एक कॉमन ब्रांड है, बहुत सारे एक ब्रांड है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, उसमें मिल्क भी हो रहा है, घी भी हो रहा है, आइसक्रीम भी हो रही है, अमूल स्प्रे वगैरह, अमूल्य वगैरह, ये सारे इसके ब्रांड नेम है, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा क्या है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहला था कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर ने हमारे साथ गलत हो रहा है, हमको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है। अलग अलग जो भी बोलेगा उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि एक पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलकर बोलेगी तो उससे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। हेलो गाइस, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, तो हम कहाँ थे, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। तो जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है कि कंज्यूमर्स ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई कि हमको मिडिल मैन से सामान नहीं लेना, ऐसे ही प्रोड्यूसर्स ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई कि हमको मिडिल मैन के थ्रू सामान नहीं बेचना। दी सोसाइटीज आर सेटअप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, मतलब कि छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं और जो कि सामान बेचते हैं, तो उनको मिडिल मैन जो है उनके भी जो मार्जिन है वो इंक्लूड रहता है, तो इस कारण से जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो महंगा हो जाता है, तो इस कारण से कहीं ना कहीं वो डिट्रीमेंटल है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है प्रोड्यूसर्स को। द मेंबर कॉम्प्राइज ऑफ प्रोड्यूसर्स of desires producers desires of procuring inputs for producing of goods to meet the demand for consumers. The society aims to fight against the big capitalists and enhance the bargaining power of the small producers, mainly small producers है, खरीदने के लिए और बेचने के लिए भी। It supplies, जैसे कि ये supplies raw material supply करते हैं, equipment करते हैं and other inputs to the members and also buys their output for sale। मतलब कि प्रोड्यूसर्स है पूरी, एक तरीके से आप ये समझ लो कि पूरा प्रोड्यूसर यूनिट है। इसमें वो प्रोड्यूसर्स भी होंगे जो इनिशियल रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, वो भी होंगे जो खरीदेंगे, जो वो भी प्रोड्यूसर्स होंगे जो फाइनल प्रोडक्ट बेच रहे हैं बनाकर, है ना। सारे प्रोड्यूसर्स ए टू जेड, कोई से भी प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं। प्रोड्यूसर मतलब स्मॉल स्केल या फिर लार्ज स्केल, मेनली जो होते हैं वो सारे प्रोड्यूसर्स इसमें इंक्लूड रहते हैं। स्मॉल स्केल से मतलब है कि वो काम तो कैपिटल गुड्स का कर रहे हैं, मतलब बड़ी चीजों का कर रहे हैं, पर उनका जो स्केल है वो अभी नीचे लेवल पर है, बहुत ज्यादा रिलायंस अडानी वगैरह जैसे लेवल पर नहीं है। The society aims to fight against the big capitalists and enhance the bargaining power of small producers. It supplies raw material, ये सब करते हैं। Profit among जो members होता है वो distribute करते हैं as per their contribution to the total pool of goods sold or produced by the society। जो भी होता है उसमें जो भी profit आता है वो equally divide करते हैं। Marketing cooperative societies, such societies are established to help small producers in selling their product। जो भी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो small producers होते हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जो कंज्यूमर्स ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है अपनी म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। कुछ पॉइंट्स याद रख लो, उन्हीं पॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू टॉपिक आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, मिडिल मैन को हटाया जाता है, इकोनॉमी के लिए होता है। तो कंज्यूमर्स में भी वही होता है, प्रोड्यूसर्स में भी वही होता है। स्मॉल स्केल के प्रोड्यूसर्स के लिए होगा। अब आप खुद ही सोचो ना, लार्ज स्केल का प्रोड्यूसर होगा तो उसको सोसाइटी वगैरह की क्या ही जरूरत होगी। छोटे जो आदमी, छोटे व्यापारी होते हैं, उनको व्यापारी संघ की ज्यादा जरूरत होती है ना। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हेल्प करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने में। इसमें क्या रहता है, The members consist of producers who wish to obtain reasonable prices for their output। मतलब कि आप जो सामान बेच रहे हो उसका आपको रीजनेबल प्राइस मिल जाए, वो एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में मतलब जहाँ से आप ले रहे हो, जो बिग कैपिटलिस्ट होते हैं वो आपके साथ ज़्यादा महंगी चीज़ आपको ना दें, आपको सही दामों पर आपकी चीज़ दे, वो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ठीक है। मार्केटर्स में आपकी जो प्रोडक्ट है वो सही दामों पर कंज्यूमर्स के पास जाए। इसका भी एम क्या है, मिडिल मैन को एलिमिनेट करना, कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो भी फेवरेबल हो उसके मेंबर्स के लिए, उसके प्रोडक्ट के लिए,
It pools the output of individual members and perform marketing function like transportation, warehousing, etc. to sell the output at the best possible prices. मतलब कि जो small producers होते हैं उनके पास इतना margin नहीं रहता कि वो वेयर हाउस में अपना माल दे पाएँ या फिर ट्रांसपोर्ट करें या फिर और भी मार्केटिंग फंक्शंस करें। तो उस कारण से ये लोग जो होते हैं मार्केटिव कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को अपना उनका प्रोडक्ट बेचने में हेल्प करती हैं। आप सीधे से ये समझ सकते हैं वही प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी वही वही चीज़ है, कुछ और अलग नहीं है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, आपस में फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें मेंबर जो होती है, मेंबरशिप जो होती है वो वॉलंटरी होती है। जो फार्मर्स जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। इसका मेन एम क्या रहता है? टू गेन द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। हम सब लोग आवाज उठाएंगे, हम सब लोग जो मिलकर बेच पाएंगे, वो अकेला बंदा नहीं बेच पाएगा, है ना। इसमें वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं क्वालिटी सीड्स में, फर्टिलाइजर्स में, मशीनरी में, अदर मॉडर्न टेक्निक में। दिस हेल्प्स नॉट ओनली इन इम्प्रूविंग द यील्ड एंड रिटर्न, मतलब कि जो लैंड होल्डिंग प्रॉब्लम होती है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग प्रॉब्लम रहती है कि मतलब कि एक छोटा सा लैंड पीस है वो बहुत ज़्यादा लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो अगर सब लोग सारे जो स्मॉल फार्मर्स है वो साथ में आएंगे और एक पूरा ज़मीन उनको मिल जाएगा और उस पर वो लार्ज स्केल पर खेती करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ और होगी, उनको कॉस्ट कम पड़ेगी, है ना। तो वो भी चीज़ होती है, रिटर्न भी होना है। मतलब आप ये समझ लो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी बात आए, कोई भी आपको टॉपिक लिखना हो, 3-4 टॉपिक आप अपने मन में डिसाइड कर लो, उसी को ही आप बनाकर आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब आप बिना ही ये पैराग्राफ पढ़े आप इसका जवाब दे सकते हो। क्रेडिट मतलब ब्याज, ब्याज पर आपको पैसा उठाना। तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये होती हैं जो इजीली क्रेडिट देती हैं अपने मेंबर्स को, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, जो फाइनेंशियल हेल्प जो लेने वाले हैं उनके लिए। क्योंकि बैंक में जाएंगे तो उनको लोन भी ज़्यादा देना, मतलब उनको इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा, उनको ये भी है लोन पास नहीं हुआ, ये है वो है, डिपॉजिट रखो, ये है फलाना ठिकाना, 50 तरीके की प्रॉब्लम हो। तो आप देख लो उसमें भी यही मिलेगा, टू इजिली क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मेंबर्स कौन होते हैं? जो फाइनेंशियल हेल्प जिनको चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ लोन। इसका मेन एम होता है कि मेंबर जो एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, जो आप किसी भी जमींदार से लेने जाओगे 20% ब्याज, 30% ब्याज, 40% ब्याज, इन सबसे बचने के लिए ये आपस में ही क्रेडिट सोसाइटी उन्होंने फॉर्म करी है। सर सोसाइटी जो होती है वो अपने मेंबर्स को ही लोन देती है, ठीक है, आउट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड एज कैपिटल। जैसे मैंने सोचा कि मैं क्रेडिट सोसाइटी बनाऊंगी तो मैंने सब लोगों ने 1-1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया, ऐसे 10 लोग हैं, 10 लाख रुपए हो गए। तो वो 10 लाख को ही हम अपने मेंबर्स को जिनको जरूरत होगी उनको ब्याज पर देंगे, ठीक है। तो उसमें चार्जेस भी लो रहते हैं, डिपॉजिट्स वगैरह जो भी होती है उसमें इंटरेस्ट वगैरह कुछ कम रखना रहता होगा और उसमें सिक्योरिटी के लिए कुछ कम रखना पड़ता होगा, ठीक है। कोऑपरेटिव होल्डिंग सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी आपने नाम पढ़ा होगा, अरे हाउसिंग सोसाइटी है वो, हाउसिंग सोसाइटी है वो, है ना। ऐसे एस्टेब्लिश टू हेल्प पीपल विद द लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउस एज रीजनेबल कॉस्ट। मतलब कि आजकल मकान इतने महंगे हो गए, हर कोई किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक मकान को बना सके। तो ऐसी ही हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, वो अपने मेंबर्स के लिए मकान बनाती हैं रीजनेबल कॉस्ट पर, जो कि सब लोगों के पास अपने खुद के घर हो पाए। जो मेंबर है ऑफ दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल डिजायरस टू प्रोक्यूरिंग रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एट लोअर कॉस्ट। आपको लगता है कि मुझे घर जो है वो कम दामों पर चाहिए, ऐसा है वैसा है, तो इस कारण से ये जो सोसाइटीज होती है वो हेल्प करती है। इसका मेन एम क्या रहता है? टू सॉल्व हाउसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द मेंबर्स। वही है ना कि पूरा मतलब वही है कि आप एक ऑप्शन रहता है कि आप हमारे से खरीदो घर, उसमें आपको इंस्टॉलमेंट का एक ऑप्शन होता है कि आप ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में दे पाओ, आप अभी रह लो, आप बाद में इंस्टॉलमेंट दे देना, ऐसा है वैसा है, सो मैनी थिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? दी सोसाइटीज कंस्ट्रक्ट, किसी फ्लैट भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, प्लॉट भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपस में कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, और अपनी चॉइस का हाउस भी कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम आगे बढ़ते हैं, अब आती है हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? एक एसोसिएशन होती है पर्सन्स की, फॉर्म फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस एंड हैज अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। इसमें लोगों का एक जो मोटिव होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में वो कॉमन होता है,
और इसमें लिमिटेड लायबिलिटी रहती है मेंबर्स की, एक इंडिपेंडेंट स्टेटस रहता है उनका, एक लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, और जो कंपनी वो बनाते हैं वो एक परपीचुअल कंपनी होती है और उसकी आइडेंटिटी अलग होती है। ठीक है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। परपीचुअल सक्सेशन मतलब कि परपीचुअल हमेशा के लिए चलती रहती है, वो किसी डायरेक्टर के आने या जाने से उसकी परपीचुअल सक्सेशन में कोई अंतर नहीं पड़ता, जैसे कि पार्टनरशिप में पड़ता है। इसकी कॉमन सील रहती है, कॉमन टप्पा रहता है जो जो कंपनी लगाती है, मतलब कंपनी के थ्रू वेरीफाइड है, यहाँ ये कंपनी डॉक्यूमेंट दिया है। इसमें जो कंपनी होती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी क्या होती है, एक कंपनी होती है जो कि एक्ट के अंदर, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है, और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, प्रीवियस कंपनी लॉ में मतलब कि जैसे पहले जो कंपनी लॉ आता था 1956 उसके अकॉर्डिंग होगी या फिर नए वाले के अकॉर्डिंग होगी। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो मैनेजिंग बॉडी होती है जो शेयर होल्डर सेलेक्ट करते हैं, मतलब कि जो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी को बनाने में वो शेयर होल्डर्स होते हैं। फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मतलब जो, जैसे अगर मान लीजिए मैंने टेक्सटाइल कंपनी खोली, मैंने पैसा लगाया और मेरे एक दोस्त ने पैसा लगाया, हम एक कंपनी खोलना चाह रहे हैं तो हम दोनों हुए शेयर होल्डर्स। पर जरूरी नहीं है उस कंपनी को चलाने के लिए हमारे पास एक्सपर्टीज हो, तो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके हमारे बोर्ड में अपॉइंट किए, जो भी टेक्निकल फील्ड से एक्सपर्टीज होंगे वो लोग, तो वो होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको हमने अपॉइंट किया है। ठीक है, द ओनर एक्सरसाइज एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल, कंट्रोल हमारा ही रहेगा, इनडायरेक्ट कंट्रोल उनका ही रहेगा, पर डे टू डे डिसीजंस जो होंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होंगे। ठीक है, और जो कैपिटल होती है कंपनी की वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है शेयर्स में, और ये एक शेयर से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर हो सकती है। जो शेयर्स होती है पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट में हो सकती है पर रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने अगर मान लो 10 लाख रुपए कंपनी में लगाए, तो बदले में मुझे क्या मिला, तो कंपनी जो है वो बदले में मुझे शेयर्स देती है। फीचर्स क्या हुआ, आर्टिफिशियल पर्सन, क्यों आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन तो है नहीं है। ठीक है, नेचुरल पर्सन मतलब जैसे हम लोग हैं। कंपनी जो है वो एक लॉ से क्रिएट होती है, एक इंडिपेंडेंट मेंबर होती है, उसकी आइडेंटिटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे अलग होती है। शेयर होल्डर मेंबर में भी डिफरेंस होता है, आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, माइनर ही डिफरेंस होता है, मोर और लेस। जनरली शेयर होल्डर्स और मेंबर्स को एक ही चीज के लिए कॉनोट करते हैं, कि चीज के लिए डिनोट करते हैं, शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर, हम इंटरचेंजली इनको बोल सकते हैं। ठीक है, लाइक नेचुरल पर्सन, कंपनी के पास खुद की प्रॉपर्टी होती है, कंपनी खुद के नाम से बोरो कर सकती है, खुद के नाम से डेट ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, किसी को स्यू कर सकती है, मतलब किसी पे केस कर सकती है, कोई कंपनी के नाम पर केस कर सकता है। बस कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, क्योंकि वो भाग नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, सांस नहीं ले सकती। ठीक है, इसलिए वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पर वो सारी चीज से कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। ठीक है, इसलिए वो पर्सन तो है पर वो आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल जैसी कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी जो जो फॉर्म करता है, जैसे मैंने कंपनी फॉर्म करी तो मेरी आइडेंटिटी अलग है, कंपनी की आइडेंटिटी अलग है, कंपनी की एसेट्स लायबिलिटी अलग है, मेरी एसेट्स लायबिलिटी अलग है। अगर इन केस मान लो कल को कंपनी उसमें जाती है, डिसोल्यूशन में जाती है, या फिर कंपनी डेटर्स को पे करती है, अपने क्रेडिटर्स को पे करती है अपने, तो अगर कंपनी के पास पैसा कम पड़ता है तो मेरी पर्सनल एसेट्स में से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो शेयर होल्डर है, जो डायरेक्टर है, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड रहती है। फॉर्मेशन कैसा होता है, एक्सपेंसेस होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, एमसी आजकल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ये रजिस्टर होती हैं कंपनीज। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह डिपॉजिट करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि कंपनी क्रिएट हो रही है लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के द्वारा क्रिएट हो रही है, तो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो एक चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, मेंबर्स आते जाएंगे, मेंबर्स चलते जाएंगे, पर कंपनी जो है वो कंटिन्यू करेगी। ठीक है, और इसका एक स्पेशल प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कि आपने चाहा कि कल कंपनी बंद कर दो तो आप कंपनी बंद कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी जो है वो लॉ के अंडर स्टेट हुई है, कंपनी लॉ के अंदर बनी है, तो कंपनी जो डिसॉल्व होगी, जो सीज होगी, वो भी लॉ के अंदर ही होगी। ठीक है, कंट्रोल मैनेजमेंट का कंट्रोल जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, जो कि टॉप मैनेजमेंट अपॉइंट करते हैं, जैसे कि विच अपॉइंट्स टॉप मैनेजमेंट अपॉइंट करते हैं डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए, जैसे सीईओ हुए, सीएफओ हुए, कंपनी सेक्रेटरीज हुए, चार्टर अकाउंटेंट्स हुए, ये सब चीज़ें।
तो उसके बाद क्या होता है, ये सारे अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि जो मेनली है, जो प्रमोटर है वो शेयर होल्डर ही, शेयर होल्डर और डायरेक्टर एक हो सकते हैं, पर मेनली केसेस में शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर मेनली इनडायरेक्टली कंट्रोल, डायरेक्टली कंट्रोल शेयर होल्डर्स का ही रहता है। मालिक वही है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं जिनकी उसमें एक्सपर्टीज है डे टू डे मैटर में। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एक टॉप मैनेजमेंट को अपॉइंट करती है। लाइबिलिटीज में जो लाइबिलिटी रहती है मेंबर्स की, वो लिमिटेड रहती है जितनी आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है। जैसे मैं इसमें मेंबर हूँ, मैं शेयर होल्डर हूँ मेरी कंपनी में, तो मेरी लाइबिलिटी उतनी ही रहेगी जितनी मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है। द क्रेडिटर कैन यूज ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के लेनदार रहेंगे, जो लाइबिलिटी सेक्शन में जो खड़े रहते हैं, वो जो क्रेडिटर्स होते हैं, अगर उनका पैसा इनकेस अगर कभी डूब कंपनी के ऊपर उधार है, तो कंपनी के एसेट से ही वो पैसा रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनी उनका पैसा ओन कर रही है, मेंबर्स नहीं कर रहे। परपीचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कुछ चीजें ऐसे ध्यान कर लो, 3-4 चीजें ध्यान कर लो, उसी में ही आप एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक परपीचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम इट्स और सेपरेट मैनेजेरियलशिप है ना। ये सारी चीजें 4-5 ये जो पॉइंट है, फीचर्स आप याद कर लो, आप आराम से इजिली पढ़ पाओगे, आप आराम से रिटेन भी कर पाओगे। द मेंबर्स कैन आस्क टू कंट्रीब्यूट टू द लॉस ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ द अनपेड, है ना। जितने आप, जैसे शेयर्स है, अगर मान लो आपको 10 रुपए का शेयर दिया हुआ है और आपने 8 रुपए ही कंट्रीब्यूट करे हैं, तो आपसे सिर्फ 2 रुपए ही मांगे जाएंगे जितने का आपको शेयर दिया हुआ है। सपोज अक्षय जो है वो एक शेयर होल्डर है कंपनी में, उसने 2000 शेयर जो है वो होल्ड कर रखे हैं 10 रुपए ईच के, मतलब उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई 20,000 रुपए की, पर उसने सिर्फ अभी 7 रुपए पे किए हैं। शेयर कितने का है? 10 रुपए का, तो 3 रुपए उससे और पे किए जा सकते हैं। तो 3 रुपए 2000 शेयर के तो कितने होगा? 6,000 रुपए। तो उसकी लाइबिलिटी जो है वो कंपनी की अगर फेलियर हो जाती है और कंपनी के क्रेडिटर्स के अगेंस्ट उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो सिर्फ 6,000 की होगी, क्योंकि 3 रुपए ही अनपेड है। ठीक है, 7 रुपए तो वो और दे चुका ही, और उसके अलावा उसके बियॉन्ड वो कोई वो बाउंड नहीं है कुछ भी पे करने के लिए। कॉमन सील होती है, कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, वो साइन खुद से नहीं कर सकती, तो कॉमन सील लगाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे कि हाँ ये कंपनी की ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, रिस्क बियरिंग क्या होती है? जो द लॉस ऑफ द रिस्क ऑफ लॉसेज इन अ कंपनी is borne by all the shareholders. ठीक है, and this is unlike the case of sole proprietorship where only a few or respective person bear a loss. जो भी लॉस होता है कंपनी का लॉस है, मेनली है तो चीज आपकी ही, पर कुछ एक डील रखने के लिए, एक पर्दा रखने के लिए ये थोड़ी सी सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन और ये सारी चीजें दी गई हैं। मेनली लॉस हो रहा है कंपनी का, तो इनडायरेक्टली तो आपका लॉस हो रहा है ना, क्योंकि पैसा आपने लगाया है, आपने उसको, आप प्रमोटर हो उसके, आपने उसको बर्थ, आपने उसको जन्म दिया है कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? इनफैक्ट इन केस ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज शेयर होल्डर जो होते हैं उनको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है कंपनी की कैपिटल में। ठीक है, और जो लॉस होता है वो स्प्रेड हो जाता है अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। मेरिट्स क्या होते हैं? वही लिमिटेड लायबिलिटी होती है, आपकी कोई पर्सनल एसेट जो होती है वो अटैच नहीं हो सकती। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, there is a transfer of ownership at to the advantage of investing into a company as a share of public limited company कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। आप जो इंटरेस्ट है, मतलब जिससे आप रियलाइज कर रहे हो पैसा, जिस चीज से आप रियलाइज कर रहे हो उस चीज को आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मैं आज पब्लिक कंपनी के मैंने 10 शेयर होल्ड किए हैं रिलायंस के, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जितना प्रॉफिट मिलना था, मुझे प्रॉफिट रियलाइज हो गया, मैं उसको ट्रांसफर करना चाह रही हूँ, तो मैं इजिली कर सकती हूँ। मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे शेयर्स नहीं लेने, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह है, आगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये काफ़ी ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन होती है कंपनी की ना तो कभी मृत्यु हो सकती है, ना वो रिटायर हो सकती है, ना वो रिजाइन, इंसॉल्वेंसी कुछ नहीं हो सकती। परपेचुअल सक्सेशन है ना। वो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013, इनकॉर्पोरेट हुई है, बनी है, वो लिक्विडेट भी उसी के अंडर ही होगी। कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल द मेंबर्स डाई, कोई और आ जाएगा उनकी जगह। अनलाइक पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन बहुत बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोपराइटरशिप और अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के पास लार्जर रिसोर्सेज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पब्लिक एट लार्ज में जा सकती है, कंपनी आईपीओ लेकर आ सकती है, पब्लिक एट लार्ज में जा सकती है, पब्लिक से पैसा उठा सकती है, बैंक से पैसा उठा सकती है ना। एक ज़्यादा स्कोप होता है इसकी एक्सटेंशन का, और इसे डरते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी रहती है ना। द इन्वेस्टमेंट आर इंक्लाइन टू इन्वेस्ट इन शेयर्स बिकॉज ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाता है, अच्छे खास रिटर्न मिल जाते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी अपने ऊपर पड़ा वो एक सेपरेट
प्रोफेशनल्स को हायर करता है। कंपनी जो होती है वो हाई सैलरी अफोर्ड कर सकती है एक स्पेशलाइज्ड और हाई प्रोफेशनल्स को, जो कि एक्सपर्टीज होते हैं अपने अपने एरिया में। ठीक है, ईच डिपार्टमेंट डील, जैसे अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, लॉ का डिपार्टमेंट है, और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट का डिपार्टमेंट है, एचआर का डिपार्टमेंट है, अलग अलग करके वो सारे चीज़ों को मैनेज कर सकती है। लिमिटेशंस क्या होती है? कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा ये चाहिए, ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा है वैसा है, ये सब चीज़ें हैं। लैक ऑफ सीक्रेसी रहती है, जितने भी ज़्यादा लोग रहेंगे उतनी ज़्यादा सीक्रेसी रहेगी। आपके जो एनुअल अकाउंट्स वगैरह होते हैं वो मेनली पब्लिक होते हैं, तो कोई भी पब्लिक आपके एनुअल अकाउंट्स देख सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? इन पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लीड्स टू सिचुएशन इन विच देयर इज अ लैक ऑफ एफर्ट्स एज वेल एज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। जो ऑफिसर्स होते हैं वो मतलब एक कहीं ना कहीं एक कुछ चीज लैक होती है उनके साइड से। क्यों? क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी होती है, द लार्ज स्केल ऑफ द कंपनी फर्दर मेक इट डिफिकल्ट फॉर द ओनर एंड टॉप मैनेजमेंट टू मेंटेन अ पर्सनल कॉन्टैक्ट। मतलब कि पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट में, मतलब कि आपकी कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि जो छोटे मोटे डिसीजन है, कौन सा कॉन्टैक्ट किसको देना है, कहाँ से माल परचेस करना है, वो जनरली आप नहीं करते हो। वो आप एक जो ये वाला जो काम है वो आगे डाइवर्ट कर देते हो, है ना? तो डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, तो इस कारण से एक इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट हो जाता है। न्यूमरस रेगुलेशन, बहुत सारे रेगुलेशन आपको करने पड़ते हैं। कंपनीज एक्ट है, आप अलग अलग स्टेट में जा रहे हो, उसके उसके आपको स्टेट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपको कमेंसमेंट के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, बैंक से परमिशन लेनी पड़ती है, ऑडिट वगैरह करो, ये सब करो। पब्लिक कंपनी है तो वोटिंग वगैरह कराओ, सो मैनी थिंग्स, है ना? अगर आप वहाँ लिस्टेड हो तो आपको सेबी से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको टाइम टू टाइम अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स वहाँ पर देने पड़ेंगे। डिसीजन मेकिंग भी यही होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मिडिल मैनेजमेंट है, अपर मैनेजमेंट है, और शेयर होल्डर्स हैं। ये सारी चीज़ें बहुत सारी एक लेयर हो जाती है। सबसे पहले लोअर एम्प्लॉई है, फिर मिडिल एम्प्लॉई है, टॉप मैनेजमेंट है, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, फिर शेयर होल्डर्स है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो डिले हो जाता है। ओलिगार्किक मैनेजमेंट, इन थ्योरी कंपनी जो होती है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होती है, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स हु आर ओनर्स। ठीक है, पर इन प्रैक्टिस में मतलब क्या होता है कि हम अभी थ्योरी में पढ़ रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, क्योंकि असली ओनर तो शेयर होल्डर है। पर प्रैक्टिस में क्या होता है, पर प्रैक्टिकली क्या होता है, मोस्ट लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन जो एमएनसीज वगैरह होती हैं, मल्टी बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, द ओनर हैव minimal influence in term of controlling or running the business. It is so because the shareholders are spread all over the country and a very small percentage attend the general meeting. मतलब कि अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी का आप उदाहरण लीजिए, रिलायंस का है, मैं उसमें शेयर होल्डर हूँ, मैं कितने ही शेयर्स होल्ड कर लूँगी उसमें, 100, 20 लाख, 2 लाख, पर फिर भी उसके लिए मैं बहुत छोटी सी परसेंटेज हूँ। ठीक, मेनली मैक्सिमम परसेंटेज तो जो ओनर्स है उन्हीं ने होल्ड करके रखा है, जस्ट बिकॉज उनको पब्लिक से पैसा चाहिए, इस कारण से उन्होंने उसको बदले में उनको शेयर्स दे दिए हैं। तो मेनली मेरा कोई कंट्रोल रहता नहीं है। मेनली बहुत ज़्यादा बड़ी जो कंपनी होती है उसमें शेयर होल्डर्स का, जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कोई कंट्रोल रह नहीं जाता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा एक फ्रीडम एंजॉय करते हैं जहाँ पर, ठीक है, इन विच दे समटाइम्स यूज इवन कॉन्ट्रेरी टू द इंटरेस्ट ऑफ, कभी कभी जो इंटरेस्ट होता है शेयर होल्डर्स का उसका कॉन्ट्रेरी भी हो जाता है। जो डिससेटिस्फाइड वो होते हैं वो अपने शेयर्स को बेच देते हैं या फिर कंपनी से एग्जिट ले लेते हैं। जैसे मैं शेयर होल्डर हूँ तो मैंने ना कंपनी को बनाया है ना मेरा कोई आइडिया है, जस्ट बिकॉज कंपनी को पब्लिक से लोन उठाना था तो उन्होंने अपने शेयर्स मुझे दिए और बदले में मैंने उनको पैसा दिया, बस इतनी सी बात है। ऐसा डायरेक्टर्स जो होते हैं वो इंजॉय करते हैं सारे डिसीजंस, मतलब जो डिसीजन मेकिंग जो होती है डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरली तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही होती है। कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट हो जाता है। क्यों कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, उनके ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। मतलब कंज्यूमर्स क्यों चाहता है हाई क्वालिटी, मतलब मुझे अच्छा से अच्छा मिले कम प्राइस में। शेयरहोल्डर्स को ज़्यादा रिटर्न चाहिए होता है, डिविडेंड के केस में कन्फ्लिक्ट हो जाता है इंटरेस्ट। मतलब प्रॉफिट उतना ही है, मैं चाहूंगी कि मेरी सैलरी बढ़े, शेयरहोल्डर्स चाहेंगे कि उनको डिविडेंड अच्छा मिले। बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंपनी की, मतलब किस किस की सेट, बहुत सारे डाइवर्स इंटरेस्ट रहते हैं जितने। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, टॉप मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है, मिडिल मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जुड़े हुए हैं, शेयर होल्डर्स जुड़े हुए हैं, तो जितने लोग हैं सबके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ कंपनी। कौन कौन से तरीके की कंपनी होती है? प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है, इसमें प्राइवेट कंपनी में आप, ऐसा नहीं है कि आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो पर रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। आप ओपनली शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसमें मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है,
एम्प्लॉय को छोड़कर, मेंबर्स की बात हो रही है इसमें, ठीक है। और आप इसमें पब्लिक से आप पैसा उठा नहीं सकते। आप प्राइवेट कंपनी हो तो उसके लिए आपको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी हो तो आपको नेसेसरीली आपको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इफ अ प्राइवेट कंपनी, अगर आपने कुछ ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आपने तोड़े तो आपकी जो भी एग्जेम्पशन जो प्रिविलेज थी वो आपको नहीं मिली। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का कैसे पता लगाएं? एक मेरी, अगर आप लोग सोशल मीडिया चलाते होंगे तो मेरा इंस्टाग्राम पर इसी में ही एक वीडियो है कि आप कैसे पता लगाएं कि कौन सी कंपनी प्राइवेट है, कौन सी पब्लिक है, कौन सी लिस्टेड है, कौन सी अनलिस्टेड है। जो लोग भी इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होंगे वहां पर जाकर फॉलो करके वो देख लीजिएगा। मैं और अगर आगे आएगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। वहां पर कुछ कुछ कंपनी लॉ से रिलेटेड कुछ कुछ वीडियोज हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। कंपनी प्राइवेट है तो कंपनी को लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। पीटीसी, कंपनी के सिन नंबर में पीटीसी लिखा होता है। और पब्लिक लिमिटेड है तो सिर्फ लिमिटेड लगाना पड़ेगा। तो कंपनी के एंड में लिमिटेड है तो इसका मतलब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो इसका मतलब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वो 2 मेंबर्स से फॉर्म होती है, ठीक है। और जबकि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है वो पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती, तो वो प्रॉस्पेक्टस भी इशू नहीं कर सकती, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी डन विदाउट रिसीविंग अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर कुछ पैसा अगर किसी ने नहीं भी किया है, प्राइवेट है, सब काम प्राइवेट हो जाते हैं, तो उतना ज़्यादा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है मतलब कि आपने शेयर्स को अगर किसी ने आपका सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तो पहले से रहता है कि किसने किसको शेयर्स देने हैं, किसको नहीं देने। ये चीज सब्सक्रिप्शन वाला जो मैटर होता है वो पब्लिक लिमिटेड में रहता है। मेंबर्स, अब इसमें चार्ट दिया हुआ है, एक बार आप उसको पढ़ लीजिए, इजी है। पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है कोई। प्राइवेट लिमिटेड में 2 रहते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, ठीक है। मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक लिमिटेड में 3 होने चाहिए, प्राइवेट में 2 होने चाहिए। इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मतलब एक इंडेक्स बनता है, एक रजिस्टर बनता है मेंबर्स का, वो प्राइवेट पब्लिक में कंपलसरी है, प्राइवेट में कंपलसरी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का इसमें आप इजीली आप ट्रांसफर शेयर कर सकते हो, पर उसमें रिस्ट्रिक्टेड रहता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट रिस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है। इनविटेशन टू पब्लिक एट लार्ज, इसमें आप इनवाइट कर सकते हो पब्लिक को, उस कारण से आप प्रॉस्पेक्टस देते हो। इसमें आप पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकते, उसके लिए आपको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी, हाँ, कंपनी जो होती है वो अपनी बिजनेस स्टार्ट करती है, जैसे उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 15 होते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी इज नॉट, वही इंडेक्स ऑफ मेंबर्स है, वो प्राइवेट कंपनी को नहीं बनाना होता है, पब्लिक कंपनी को बनाना होता है, ठीक है। पब्लिक कंपनी क्या होता है? पब्लिक कंपनी जो कि कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, वो ये भी कंपनी कंपनी के अंदर होती है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, और डायरेक्टर्स 3 होते हैं, ठीक है। इसमें रिस्ट्रिक्शंस की कोई लिमिट नहीं होती। आप ये देखो, जैसे आईपीओ वगैरह आपने सुना होगा, कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो पहले वो किसी जमाने में प्राइवेट कंपनी रही होगी, है ना। फिर उसके बाद उसने सोचा कि ठीक है, मैं जनरल पब्लिक से पैसा उठाती हूँ, तो प्राइवेट कंपनी को जनरल पब्लिक से पैसा उठाने के लिए, अपना आईपीओ लाने के लिए पहले पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसको प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो जनरल पब्लिक से पैसा उठा सकती है। अब जैसे कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, मैंने कोई शेयर परचेज किया, मुझे वो शेयर नहीं रखना है, या फिर मुझे मेरा पैसा चाहिए तो मैंने बेच दिया, है ना। तो ये हुई पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होती है और उसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होते हैं और इजीली हो जाते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी ही जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि आओ। सिक्योरिटीज क्या होता है? सिक्योरिटीज मतलब होता है कि शेयर्स, डिवेंचर्स, डेट, कि आप आओ और मेरी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो। मेरी सिक्योरिटीज मतलब परचेज करो, ठीक है। प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडियरी है पब्लिक कंपनी की, उसको भी एज अ पब्लिक कंपनी ट्रीट किया जाएगा। सब्सिडरी कंपनी आगे आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी धीरे धीरे से, आप जितना जितना है अभी आप उतना समझ लीजिए।
चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब इतने सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझ लिए। हाँ, आप भी मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे और आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से काम करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म में जाएंगे, सोल प्रोप्राइटर जाएंगे, या फिर कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इतने सारे हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखे, तो सबकी कुछ एडवांटेजेस भी है, सबकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। हम कोई अगर पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करते हैं तो हमको उसके उसके गुड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स दोनों देखने हैं, ठीक है। अब इसमें आपके ये चार्ट में अच्छे से समराइज किया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके कंसेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे। फैक्टर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। सबसे ज्यादा एडवांटेज किसमें रहता है, कंपनी में। सबसे कम एडवांटेज रहता है सोल प्रोप्राइटर। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन सोल प्रोप्राइटर में एडवांटेज रहता है क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं लगती। लीस्ट एडवांटेज किसमें रहता है, कंपनी में। इजी कौन सी फॉर्मेट होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप। और डिफिकल्ट कौन सी होती है, कंपनी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। कंपनी में आप कर सकते हो अगर पब्लिक कंपनी है तो, एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी। लीस्ट एडवांटेजेस प्राइवेट कंपनी में रहते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्यों, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में तो आप अकेले ही हो ना, उसमें तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का कोई मैटर रहता नहीं है। मैनेजरियल स्किल्स, कंपनी में ज़्यादा अच्छी मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, सोल प्रोप्राइटर में उतनी नहीं होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रेगुलेशन, सोल प्रोप्राइटर में रेगुलेशंस कम होते हैं, कंपनी में ज़्यादा होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है सोल प्रोप्राइटर में, जब चाहा जब कुछ भी किया। कंपनी में कम होते हैं। कंटिन्यूटी कंपनी में अच्छी होती है, सोल प्रोप्राइटर में उतनी कंटिन्यूटी नहीं होती। लायबिलिटी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, सोल प्रोप्राइटर में अनलिमिटेड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आप क्या क्या देखेंगे, कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले बिजनेस, एज फार एज इनिशियल बिजनेस की बात होती है तो आप बिजनेस को कैसे सेटअप करेंगे, वो चीज़ एक मैटर रखती है। सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो अनएक्सपेंसिव वे है, ज़्यादा उसमें कुछ लफड़ा नहीं रहता है। एक लीगल रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है, स्मॉल स्केल में ऑपरेशन होता है, ठीक है। पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है कि एक लेस फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, लोअर कॉस्ट होती है, एक लिमिटेड स्केल पर वो होता है। पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज और जो कंपनी होती हैं, ये कंपलसरी रजिस्टर करवानी पड़ती हैं आपको, ये एक्ट के अंदर गवर्न होती हैं। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एक लेंदी प्रोसेस में होता है, इनिशियल कॉस्ट अच्छी खासी लगती है, ठीक है। और जो सोल प्रोपराइटर होते हैं, इसलिए आप अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो मेनली आपको सोल प्रोपराइटर प्रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं है जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो चलेगा भी या नहीं चलेगा, पॉसिबिलिटी तो रहती है। कंपनी के फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन अदर हैंड इज मोर कॉम्प्लेक्स और ग्रेटर कॉस्ट होती है कंपनी की, ठीक है। लाइबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी और पार्टनरशिप फॉर्म में जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, आपको इसमें पर्सनल डेट भी आपके अटैच कर सकते हैं। जो जॉइंट फैमिली, हिंदू फैमिली होती है, उसमें कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनीज में जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। क्रेडिटर्स जो है वो ये नहीं बोल सकते कि आप अपनी पर्सनल गाड़ी बेचकर मुझे पैसा दो, ऐसा नहीं बोल सकते। तो जो एक इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी जो है वो एक मोर सुटेबल पॉइंट है, एक मोर सुटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। कंटिन्यूटी क्या होती है, सोल प्रोपराइटर में और पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यूटी उतनी नहीं होती है, क्योंकि ये मेंबर्स पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, ठीक है। बिजनेस में कंटिन्यूटी पर्पज से बिजनेस और कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छी है, जॉइंट फैमिली, हिंदू फैमिली अच्छी है, किसी के जाने और किसी के आने से मेनली ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। मैनेजरियल एबिलिटी, मैनेजरियल एबिलिटी के लिए जो सोल प्रोपराइटरशिप है और जो और जो पार्टनरशिप है वो कभी कभी डिफिकल्टी फेस करती है ना। और इन अदर फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन लाइक पार्टनरशिप एंड कंपनी, पार्टनरशिप में भी होती है, अगर दो ही पार्टनर हो तो भी मैनेजरियल एबिलिटी होगी कंपनी की। जैसे अगर बहुत बड़ी पार्टनरशिप फॉर्म हो तो मैनेजरियल जो एबिलिटीज होती हैं वो, जो मैनेजरियल प्रॉब्लम होंगी वो नहीं होंगी। डिवीजन ऑफ वर्क जो होता है वो एक सही है, वो जो होता है मतलब अमंग बिटवीन मेंबर, जितनी बड़ी पार्टनरशिप फॉर्म होगी उतने ज़्यादा डिवाइड होगा, जितना उतना ज़्यादा डिवीजन ऑफ वर्क होगा, उतने ज़्यादा तरीके से काम अच्छे से पूरा होगा, एक बेटर डिसीजन होगा, ठीक है। बट ये जो होता है कन्फ्लिक्ट का भी होता है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा डिसीजन होगा, उतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप एक सुटेबल होती है, जहाँ पर ऑपरेशन जो होते हैं वो जनरली सिंप्लीफाइड होते हैं। लिमिटेड स्किल्स होती है, देखो हर चीज़ के मेरिट्स होते हैं, हर चीज़ के डीमेरिट्स होते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ करना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या है, कैपिटल कंसिडरेशन। कंपनीज में एक बेटर ऑप्शन है कैपिटल कंसिडरेशन का। क्यों क्यों एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपको, आप पब्लिक से भी पैसा उठा सकते हो अगर आप पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट में भी एक कैपिटल कंसिडरेशन ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टर्स इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि उसमें जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी। अब इसमें दूसरा वाला, हाँ,
एक कंपैरेटिवली है, एक फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन सोल प्रोपराइटर में आपको मिनिमम फॉर्मेलिटीज होती हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, जो अपन ने अभी बताया उसको कोई समराइज फॉर्म में है। मेंबर, ठीक है। कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछ लीजिएगा, वैसे आपको कुछ डाउट नहीं होगा इसमें, अगर आपने पूरे लेक्चर को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद हाँ, पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो हैव एडवांटेजेस होते हैं, रिसोर्सेज वगैरह होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में रिसोर्सेज मिनिमम होते हैं, एक लिमिटेड स्केल तक ही ऑपरेट कर सकते हैं। कंपनी में अगर कंपनी आपकी बड़ी है तो आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जो मेनली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप कैरी आउट करके रख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, इट इज प्रीशियस दैट फॉर दिस पर्पस इज दैट इन अवर ओपनिंग केस नेहा फादर सजेस्टेड शी शुड कंसीडर स्विचिंग ओवर टू कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें पढ़ लेंगे हम स्टार्टिंग में क्या था। तो इसको हम पढ़ लेंगे। मे भी शायद नेहा जो है वो एक सोल प्रॉपर्टीशिप से स्टार्ट कर रही होगी, फिर उसके बाद आगे उसके फादर ने बोला होगा कि आप आपका ग्रो कर गया है तो आप अब आप कंपनी में स्विच कर सकते हैं। डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या रहता है इसमें, सोल प्रॉपर्टरशिप में डायरेक्ट डिग्री होती है, ठीक है, प्रॉपर्टरशिप में। बट इफ ओनर्स डू नॉट माइंड शेयरिंग कंट्रोल, अगर आपको आप कंट्रोल शेयर कर सकते हो अपना, और अपना डिसीजन मेकिंग कंट्रोल कर सकते हो, आप कंपनी और पार्टनरशिप हम बना सकते हो। क्यों? क्योंकि कंट्रोल शेयर रहता है तो कहीं कहीं पॉजिटिव भी हो जाता है सबका। एक सारे डिपार्टमेंट जो है वो स्पेशलाइज तरीके से मैनेज हो जाते हैं, प्रोफेशनली तरीके से मैनेज हो जाते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस होता है, इफ डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट इज नीडेड विद द कस्टमर, अगर डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट चाहिए तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि छोटा मोटा ग्रोसरी बिजनेस है, अगर आप लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत भी नहीं रहती, वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो सिमिलरली इन केस वेयर सर्विस ऑफ प्रोफेशनल नेचर आप जैसे रेंडर कर रहे हैं तो उसमें पार्टनरशिप फॉर्म ज़्यादा सही है। फॉर्म में जैसे आप सीए की फॉर्म है, सीएस की फर्म है, ठीक है, आपको पर्सनल कॉन्टेक्ट, आपको अपने क्लाइंट बिल्डअप करने हैं, ठीक है, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं निकाल रहे हैं, उसके लिए पार्टनरशिप फर्म बेटर रहती है। It would not be out of place to mention here that the factors stated above are interrelated factors like जैसे contribution है, risk है, ये सारे interrelated रहते हैं। एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी फॉर्म को आप करना चाहते हैं वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आती है कि आपका इंटरेस्ट कौन सा है, ठीक है। रिस्क भी है, अगर आप कैपिटल कर रहे हैं तो आप कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो रिस्क भी है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्या रहता है, फैक्टर्स लाइक कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड रिस्क वेरी विद द साइज एंड मैटर ऑफ द बिजनेस, है ना। अलग अलग बिजनेस के अलग अलग कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, हेंस अ फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर्म ऑफ इज सुटेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिस्क फॉर अ गिवन बिजनेस, है ना। आपके मतलब आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिए। इट इज देयरफॉर सजेस्टेड ऑल द रिलेवेंट फैक्टर मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन while making a decision with respect to the forms of organization। आप सारी चीज़ों को देखिए समझिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए कि आप कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा बिजनेस फॉर्म आप चूज करना चाह रहे हैं। ये सारे आपकी वो हो गई। हाँ, हम ये वाला एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं अभी। चलिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। नेहा एक फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, वो अपने रिजल्ट्स का वेट कर रही है। वाइल एट होम शी डिसाइडेड टू पुट हर फ्री टाइम टू यूज, उसने सोचा कि जो फ्री टाइम है मैं उसको कुछ इस्तेमाल करती हूँ। उसके पास एक एप्टीट्यूड थी, उसको पेंटिंग बनाना आती थी, तो उसने अपने कुछ क्ले पॉट्स हैं, डिजाइन्स वगैरह हैं, बाउल के डिजाइन्स वगैरह हैं, वो ट्राई किए थे। वो एक्साइटेड थी अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए, टू शो ऑफ ऑन हर फ्रेंड्स एंड एक्यूटेंसीज ऑन हर वर्क, देखो मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ। ही वॉज मैनेज टू, और उसने कुछ जो फ्यू आर्टिकल्स थे पॉटरी वगैरह के, वो अपने जो उसने घर पे बनाए थे अपने घर से ही कुछ लोगों को भी बेचे जो सराउंडिंग कॉलोनी। ऑपरेटिंग फ्रॉम होम शी वॉज एबल टू सेव रेंटल पेमेंट्स, ठीक है। घर से काम कर रही थी तो उसको कुछ दुकान वगैरह का किराया नहीं देना पड़ा। उसकी धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी, अरे उसके नेहा के यहाँ से लो, नेहा के यहाँ से दो, दैट्स कॉल्ड माउथ पब्लिसिटी। तो उसने बहुत ज़्यादा धीरे धीरे एक लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी गेन करी। तो वो एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप शी फर्दर परफेक्ट है स्किल्स ऑफ पेंटिंग, मतलब उसने अपनी स्किल्स जो है वो धीरे धीरे एनहांस करी। ऑल दिस उसके फिर वो धीरे धीरे अपने कस्टमर्स के लिए मतलब एक इंटरेस्ट उसका जनरेट होता गया। एक फिर उसकी एक डिमांड भी, उसके प्रोडक्ट्स की एक डिमांड भी क्रिएट हो गई कि हाँ नेहा बहुत अच्छा बनाती है। बाय द एंड ऑफ समर्स, गर्मियों के आते आते शी फाउंड दैट शी हैज, उसने 2500 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया फ्रॉम हर इन्वेस्टमेंट इन कलर्स। पहले इन्वेस्टमेंट छोटे से सिर्फ उसने कलर में ड्राइंग शीट्स में इसमें इन्वेस्ट किया था, तो उसने 2500 रुपये का प्रॉफिट गेन किया।
फिर उसके बाद शी फिर उसको मोटिवेटेड लगा अपने कैरियर में, ठीक है, तो उसने अपना एक खुद का आर्ट वर्क बिजनेस करना शुरू किया। उसने फिर शी हैज कंटिन्यू रनिंग द बिजनेस ऑन हर ओन एज अ प्रोप्राइटरशिप। फिर उसने अपना अपना ही प्रोप्राइटरशिप कंटिन्यू किया। क्यों? क्योंकि आपने पहले भी अभी अपन ने पढ़ा कि अगर आप में हैं तो आप अपना प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करिए, डायरेक्ट कंपनी मत खोलिए। उसको स्केल अपना बिजनेस एनलार्ज करना था, तो उसको और पैसे की जरूरत थी, तो उसके फादर ने सजेस्ट किया कि शी शुड फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। तो अपने कजन्स के साथ उसको पार्टनरशिप फर्म ओपन करनी चाहिए अगर उसको एडिशनल फंड चाहिए, है ना। हमने हमने पार्टनरशिप की बहुत सारे देखे थे। पार्टनरशिप के बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि जिसमें वो आप सिर्फ पैसा लगा देंगे, डोरमेंट पार्टनरशिप पैसा लगा देंगे, उनको और कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, फॉर शेयरिंग, पर उनका रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो वही नेहा के पापा ने उनको सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू गो टू द पार्टनरशिप विद योर कजन्स। साइड बाय साइड उनका ओपिनियन था कि साइड बाय साइड ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट अगर पॉसिबल हो जाए तो बिजनेस माइंड ग्रो अगर अच्छा हो जाए तो आप एक कंपनी भी बना लीजिएगा। शी इज इन द she is in a fix as to what form of business organization she should go for। अब उसके ऊपर है। तो देखिए नेहा का एक अच्छा एग्जांपल है। नेहा ने धीरे धीरे पहले अपना सोल प्रोप्राइटरशिप से शुरू किया, फिर उसने पार्टनरशिप फर्म से शुरू किया, फिर उसके बाद उसने कंपनी बनाई। जो बच्चे होते हैं वो स्टेयर्स, वन बाय वन स्टेयर से ही आप लोगों को पूरा चढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गए और आप डायरेक्ट आपने 12th क्लास पढ़ ली है, नहीं, बच्चों को पहले एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड ऐसे ही पढ़ाया जाता है। ऐसे ही बिजनेस में होता है, सब चीजों में ऐसे होता है, बेसिक तो सबका सेम ही होता है ना। तो आई होप ये हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है, मैंने जो बताया वो समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछिए, मैं उसका प्रॉपर्ली रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। तो जब तक आप पढ़िए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर। बाय।